हेलो प्रिय साथियों, आप कैसे हैं? आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम यूपीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस पर हम कुछ चर्चा पर चर्चा करेंगे। ये विज्ञापन को निकले लगभग 15 दिन हो रहे हैं और जो एप्लीकेशन की हमारी भरने की स्टार्ट डेट थी, फिलिंग स्टार्ट डेट जो थी वो 25 जून थी। 25 जून 2026 से फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोगों में से काफी लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया होगा। जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी अभी फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, वो यथाशीघ्र अपने फॉर्म को भर ले ताकि उनको बाद में अंतिम दिन का इंतजार न करें, ताकि साइट में सर्वर बिजी होने पर उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। एप्लीकेशन फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2026 है और इसी के साथ जो फी डिपॉजिशन की लास्ट डेट है फीस जमा करने की, वो भी 27 जुलाई 2026 ही है और फीस रिकंसिलिएशन की जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त 2026 हमारी है। ठीक है। इस पे अगर इस तारीख को 3 अगस्त तक आपको भुगतान संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या का समाधान 3 अगस्त तक कर सकते हैं। इस तिथि के बाद जो है लंबित मामलों पर समानता विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए 27 जुलाई तक आप लोग अपनी फीस जमा कर लीजिए और 3 अगस्त 2026 तक पूरी जो फीस भुगतान का मामला है उस पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उसका समाधान आयोग में कर सकते हैं। उसके बाद फीस से संबंधित मामलों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और इसी के साथ फॉर्म में आप अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी फॉर्म भरते समय अगर कोई त्रुटि लगती है या कोई समस्या आती है तो आप उसका जो है सुधार उसमें कर सकते हैं। जो इसकी स्टार्ट डेट है वो 25 जून 2026 है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 3 अगस्त 2026 है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी चर्चा करना चाहेंगे, उसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, किस तरीके आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और दूसरा पॉइंट है, इसमें हम देख लेते हैं क्या है प्रोसेस फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन में। चलिए, साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, ये खुल गया हमारा, इस पे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर हम चर्चा कर लेना चाहेंगे। इसमें ऑनलाइन ओटीआर पंजीकरण भी आपको पहले करना जरूरी होगा। ऑनलाइन ओटीआर पंजीकरण हेतु जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं इस पर कर लेते हैं। इसमें लिंक बनाया गया है पहले पॉइंट में, जहां पे आपको ओटीआर का क्लिक करना है। इसके माध्यम से आप जो है उस संबंधित पृष्ठ पे पहुंच जाएंगे। इसमें
ओटीआर पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ठीक है, आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि तो उसी पे ओटीपी आएगी। द्वितीय चरण में फोटो अपलोड एवं हस्ताक्षर किया जाएगा और तृतीय चरण में अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जाति, राज्य, इन सब का विवरण दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड की प्राप्ति होगी, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सभी कैंडिडेट को पहले फॉर्म भरने के पहले अपना ओटीआर नंबर होना जरूरी है। जो कैंडिडेट नए हैं, पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, वो अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे, अन्यथा उनको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये सब प्रक्रिया को आप लोग कर लीजिएगा। जो फीस का भुगतान का माध्यम है, आप इसमें डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप जो है अपना भुगतान कर सकते हैं। जी, ठीक है। जब तक आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक आवेदित इस पद के सापेक्ष शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता। इसलिए आपको जो है जो आवेदित पद होगा उसकी फीस को भुगतान करना जरूरी होगा। इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में परिवर्तन संशोधन तिथि तक अनुबंध है। इसलिए नए कैंडिडेट के लिए ओटीआर भरना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इस प्रकार हमारे ये निर्देश हो गए हैं। कोई समस्या आएगी तो आप हमारे चैनल पे पूछ लीजिएगा, हम पूर्णतः आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब हम विज्ञापन को देख लेते हैं, एक बार उसके महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ लेते हैं, क्या क्या है, किन किन पोस्टों के लिए विज्ञापन दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 25 जून 2026 है और अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 है। 3 अगस्त 2026 तक जो है आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, किसी प्रकार का संशोधन करना हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये फॉर्म भरने का सब ब्यौरा दिया गया है। ये सब निर्देश है, एक बार आप फॉर्म भरने से पहले संपूर्ण विज्ञापन को अच्छी तरीके पढ़ लीजिएगा और इसके मेन मेन पॉइंट्स फिलहाल मैंने बता दिए हैं, और भी कुछ चीजें होगी बता दिए जा रहे हैं। इसमें कुछ स्पेशल पोस्टें आई हुई हैं, उसको हम लोग देखना जरूरी समझते हैं, कौन कौन सी स्पेशल पोस्टें आई हैं, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि कुछ इसमें विशेष पोस्टें होती हैं जिसके लिए विशेष योग्यता निर्धारित होती है। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इसमें जो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं, इसके प्रधानाचार्य की पोस्ट आई हुई है। ठीक है, इसमें क्या क्या योग्यता है हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, कोई अगर पीजी किया हुआ है और उसके साथ बीएड किया हुआ है, वही अभ्यर्थी जो है राजकीय इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और दी गई है, इसमें हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं
या उससे उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, अथवा महाविद्यालय या कोई भी ऐसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक निरंतर पढ़ाने का अनुभव हो, आपके पास होना चाहिए, और उसका जो भुगतान हो वो राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन अर्जित किया हो। ट्रेजरी से भुगतान होना जरूरी है। ठीक है, 3 साल आपने निरंतर सेवा की हो, उसका भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से हो, तभी जो है वो योग्यता मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या योग्यता है इसकी? सबसे पहले पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 3 वर्ष की रेगुलर सेवा होनी चाहिए जिसका भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया गया हो। इसमें कुछ अधिमानी यात्रा दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एडीआईएस की पोस्ट आई है, इसमें सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके समकक्ष। इसमें भी लगभग लगभग वही योग्यता है, स्नातकोत्तर उपाधि पीजी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये है, बीएड भी होना चाहिए एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, लेकिन इसमें 3 वर्ष का अनुभव उन्होंने नहीं मांगा हुआ है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य है, उस पोस्ट पद पर हमको जो है हाई स्कूल, इंटर या इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की कक्षाओं में 3 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जो एडीआईएस की पोस्ट आई हुई है, या उप सचिव की या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की, इस पर 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता की सीट आई हुई है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा पद होता है। बीएसए के जो वरिष्ठ प्रवक्ता का पद होता है, ये बीएसए के इक्विवेलेंट होता है। इसमें भी वही चीज है कि पीजी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बीएड का कंपलसरी नहीं होना जरूरी नहीं है। शिक्षा में पीएचडी, एमएड, शिक्षा में एमफिल या अधिमानी हटता है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि बीएड हो। नहीं, सॉरी, स्नातक उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। बीएड होना जरूरी है, हो गया, लेकिन अनुभव का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बीएड शिक्षा स्नातक होना चाहिए इस पद के लिए भी। ठीक है, वरिष्ठ प्रवक्ता के पद के लिए। फिर श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि। किसमें किसमें? अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, तब विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक उपाधि। अगर अर्थशास्त्र के साथ आप पीजी किए हुए हैं, ठीक है, तब, लेकिन इसके साथ विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें अगर आप पास वाणिज्य में, समाजशास्त्र में, समाजकार में, समाज कल्याण में, एमबीए में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर स्नातक, परास्नातक उपाधि है, तभी आप इस पद के लिए मान्य होगा। ठीक है, 2 इसमें कंडीशंस हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और वाणिज्य शास्त्र स्नातक तो होना ही चाहिए। और इसके साथ जो है विधि में, श्रम संबंध में, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाजकार, समाज कल्याण, व्यापार में जो है इसमें आपको पीजी भी होना जरूरी है। ठीक है, सहायक श्रमायुक्त के लिए कौन कौन से पद आए हैं? इसमें भी वही चीज है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में इसमें भी आपको पीजी होना जरूरी है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय के साथ प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जीव प्रौद्योगिकी में, या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में
फुल जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार सचिव श्रेणी मंडी परिषद में, इसमें जो है कृषि, कृषि विपणन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि स्नातक में अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। लेखा एवं वित्त अधिकारी नगर विकास विभाग में, इसमें भी जो है आपको विधि द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, फाइनेंस शास्त्र स्नातक उपाधि, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो हमने जो स्पेशल पोस्ट थी इस पर चर्चा किया। ठीक है, इस पे हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। कोई चीज आप न समझ में आई हुई हो तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धीरे धीरे हम अपनी योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं। आपको इन सभी तैयारियों से संबंधित कंटेंट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए